सेमेस्टर की हिंदी का प्रीवियस पेपर। इसके पहले भी हमने कई प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो आइए प्रत्येक की जो है हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये आता है हमारा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, तो हमारा प्रति हो जाता है उपसर्ग, ये आता है हमारा सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। चौथा क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, तो ये होते हैं तत्सम। ये आपकी तत्सम शब्दों की परिभाषा ही। तत्सम का हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। इसके समान, संस्कृत के समान। वहीं तो यहाँ पे कह रहा है हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप सम को समान मान लें या इसे सम से सेम कर लें, सेम टू सेम। इसके सेम टू सेम संस्कृत के वो हो जाएंगे आपके तत्सम। फिर बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्राज्ञा हमारे जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा री। आइए बात कर लेते हैं छात्राज्ञा क्या है, ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो छा की बात करें तो ये होता है क और सा से। फिर बात करें त्रा की, तो त्रा होता है त प्लस रा, और ज्ञा की करें तो ये होता है य प्लस इया। फिर बात आती है छठे क्वेश्चन की, पुष्प बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, सुमन हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं हम, कुसुम। ऐसे ही बिजली के तड़ित और विद्युत, ये हो जाएंगे बिजली के पर्यायवाची। सातवां क्वेश्चन है जीवन निर्वाह तथा वीणावादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। जीवन निर्वाह क्या होता है, इसमें समास करेंगे तो आएगा हमारा तत्पुरुष समास, और वीणावादनी ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। फिर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना अर्थात होता है बहुत अधिक क्रोधित होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। इसको आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करिएगा। नवा क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार 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 हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें तो आप लिख सकते हैं तरन तनुजा तट तमाल, तनुजा तट तमाल। 10वां क्वेश्चन है उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। उप से क्या हो सकता है, उपकार हो गया हमारा, और उपहार। ऐसे ही प्रति से बात करें तो अभी आया था हमारा एक पेपर में ही प्रत्येक, और ऐसे ही हो जाएगा प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर इक्वल टू प्रत्युत्तर, और क्या लिख सकते हैं, प्रतिवर्ष। तो ये सब हो जाएंगे प्रति उपसर्ग वाले। 11वां क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये कौन थे, हमारे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं दो कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से आ जाएंगे, श्रवण कौशल, पठन कौशल और वाचन और लेखन, ये आपके हो जाते हैं प्रमुख कौशल, और इन्हीं में किन्हीं दो के उद्देश्य लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो ये वो क्रिया होती है जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि जो करता है वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, वह किसी और को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाएगा आपका करवाना,
और लिखवाना। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, करवाना है, जो करता है वह कार्य कर नहीं रहा है, किसी और से करवा रहा है। लिखवाना में भी वही है, तो यही हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। 14वां क्वेश्चन है, किसी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। ये आपको अपने आप ही करना होगा। फिर आते हैं, बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट करना है। तो मौन वाचन का क्या महत्व है? पहला तो अनुशासन, अनुशासन बरकरार रहता है इसमें। यहीं पे हम अगर सस्वर वाचन की बात करें तो उसमें अनुशासन बिगड़ सकता है। दूसरा, गहन अध्ययन, गहन अध्ययन के लिए हमारा मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं होता है इसमें। और क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी अलग अलग जो है टॉपिक पढ़ सकते हैं। वैसे है अगर हम सस्वर वाचन कर रहे हैं तो एक ही विषय वस्तु सबको पढ़नी होगी, नहीं तो डिस्टरबेंस पैदा होगा उसमें। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग पढ़ सकता है। ये सब मौन वाचन के महत्व होते हैं। 16वां है, लोकोक्त तथा मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकोक्त और मुहावरे में, तो अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति जो होती है पूरा सेंटेंस होती है, एक वाक्य होता है, संपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा क्या होता है, ये वाक्यांश होता है, ये वाक्य का एक अंश ही होता है। फिर बात करें तो क्या होता है, मुहावरा जो होता है वाक्य में समाहित हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति जो है अपनी अलग ही सत्ता रखती है। वह किसी वाक्य में समाहित नहीं होगी क्योंकि वह स्वयं में ही एक संपूर्ण वाक्य होती है। अगला अंतर देखते हैं, मुहावरा जो होता है वाक्य के अर्थ में चमत्कार पैदा करता है। लोकोक्ति भी चमत्कार पैदा करती है, लेकिन वह किसी न किसी बात की पुष्टि भी कर रही होती है। नेक्स्ट की बात करें, मुहावरे में परिवर्तन जो होता है कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। और अंतिम अंतर देखते हैं, लोकोक्ति जो होती है किसी न किसी बात का समर्थन करती मिलेगी या विरोध करती मिलेगी या वह खंडन करती मिलेगी, लेकिन मुहावरा जो होता है वह सिर्फ हमारी भाषिक शक्ति को समृद्ध करता हुआ मिलेगा, अर्थात भाषा को अच्छा बनाता है, समृद्ध करता है। बस ये हमारे इसके अंतर होते हैं लोकोक्ति और मुहावरों में। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? तो आप चिन्ह बता दीजिएगा, ऐसे होता है, और बता दीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है आपको कि विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक वाक्यों में लगने वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, जिसे ऐसे लिख करके कि इससे प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? एक तो नए अनुभवों की प्राप्ति, नए अनुभवों की प्राप्ति, और बोलने में प्रवाह, उचित हाव भाव, शिष्टाचार, शुद्ध उच्चारण, ये सब हमें मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों में देखने को मिलते हैं। तो इस पर दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन कर डाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए और क्विजेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।